मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वह मुझे बाप न बना सकी है। कभी-कभी मुझे गुस्सा आता और मैं उसे शराब के नशे में मार-पीट कर देता। हालाँकि जब हमारी शादी हुई थी, तब मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन 8 साल में मुझे उसने एक औलाद दे न सकी। मेरी पत्नी की उम्र 25 साल और मेरी 35 साल की उम्र में शादी हुई थी। वह देखने में सुंदर थी। मैंने पहली नज़र में ही शादी के लिए हामी भर दी थी। लेकिन जब मैं अपनी पत्नी की बहन मतलब अपनी साली साहिबा को देखा, तब मैं अपने आप को संभाल न सका। वह इतनी सुंदर और उसका भरा हुआ शरीर देखकर मैं मुग्ध हो गया था। जहाँ-जहाँ जिन लोगों ने आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों वाला इलाज बताया, मैंने सब कुछ किया। जहाँ तक कि मैं डॉक्टर से भी खूब इलाज करवाया, लेकिन कुछ भी हो ना सका। मेरे ससुराल में सास-ससुर और एक साली साहिबा, जो उस वक्त 17 साल के करीब की थी, लेकिन अब वह भरी जवान हो चुकी है। जब भी मैं उसे देखता, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता। मेरे सास-ससुर अक्सर अपने देहात वाले गांव में ही रहते हैं। इस वजह से मैं अपनी पत्नी के साथ उसके घर में ही रहता हूँ। सास-ससुर ने ही मुझसे कहा था कि हो सके तो बेटा यहाँ पर तुम लोग रह लेना, क्योंकि गांव वाला खेत देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ कम ही रह पाते हैं। तो इस वक्त ससुराल में मैं, मेरी पत्नी और मेरी साली साहिबा जिसका नाम सुमन है, हम तीनों साथ में रहते हैं। सुमन को यह अच्छी तरह पता था कि हम दोनों पति पत्नी में लड़ाई बच्चों को लेकर होती है। 8 साल में वह औरत मुझे एक भी औलाद न दे सकी। जब मेरी और मेरी पत्नी रोमा की शादी हुई थी, उस वक्त मैं अपनी साली से कुछ हल्की-फुल्की बातें कर लिया करता था और मैं उस वक्त उसे इस निगाह से भी नहीं देखता था। लेकिन जब से वह जवान हुई है, उसके भरे हुए शरीर देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं। एक दिन जब रोमा किसी काम से मार्केट गई थी और मैं काम से जल्दी आ गया था, उस वक्त सुमन नहा करके निकली ही थी। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मैं उसे देखता रह गया। उसके खुले बाल, गुलाबी होंठ और उसके उभरे हुए सीने में उसके करीब आ गया। सुमन चौंक गई और वह तौलिए से अच्छे से अपने शरीर को ढकने की कोशिश करने लग गई। मैंने उसके गीले बालों में हाथ लगाते हुए कहा, उसके होठों को चूमने की कोशिश की। जैसे ही मैं उसके होठों को चूमने गया, वह पीछे हट गई और कहने लग गई, जीजू आप ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाले बैठा था। अभी यह तुम्हारा रूप देखकर मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। सुमन, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारी दीदी तो इन 8 सालों में मुझे बाप ना बना सकी। अब तुम मुझे इसका सुख दे दो। बस मैं यही तुमसे चाहता हूँ। वह सुनकर चौंक गई और कहने लगी, जीजू यह गलत है। मैंने कहा इसमें गलत वाली क्या बात है? सुमन, मैं भी तो घर का हूँ। घर की बात घर में रह जाएगी और जब बच्चा भी अपना रहेगा। रूमा अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेना चाहती है, लेकिन मैं यह नहीं चाहता। तुमसे मैं बाप बनना चाहता हूँ तो यह बच्चा हमारा ही होगा। यह कहकर मैं उसे बाहों में भर लेता हूँ और बिस्तर पर लिटा देता हूँ। जैसे ही मोहन सुमन को बिस्तर पर लिटाता है, सुमन का पूरा शरीर कांपने लग जाता है और वह कहती है, जीजू मैं यह नहीं कर सकती। मोहन उसकी एक ना सुनता और तौलिए को खींचकर फेंक देता है। सुमन के पूरे जिस्म को चूमने लग जाता है। सुमन जीजू से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन मोहन के ऊपर उसके जिस्म का नशा था, उसके बदन की खुशबू थी। वह सुमन को किसी भी हाल में पा लेना चाहता था। सुमन के साथ उसने वह सब किया जो वह बहुत पहले ही कर लेना चाहता था। मोहन सुमन के साथ इतने असामान्य तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि उसकी तबीयत कुछ दिनों तक खराब रहती है
उसे इतनी तेज बुखार हो जाती है और शरीर में इतनी तेज दर्द होती है कि वह अपनी रोमा दीदी को भी नहीं बता सकती कि जीजू ने उसके साथ क्या किया है। कुछ दिनों में उसकी तबीयत सही हो जाती है। मोहन सुमन को डॉक्टर से इलाज करवा देता है। मोहन को पता था कि दर्द की वजह से सुमन की तबीयत खराब हुई थी। इसके बाद से तो जैसे मोहन को सुमन के जिस्म की आदत लग गई। रोमा को वह किसी न किसी काम से बाहर भेज देता और वह सुमन के साथ शारीरिक संबंध बनाता। जैसे सुमन के बदन के अंदरूनी हिस्से में खरोच के निशान आ गए थे। वह जीजू को अभी भी रोकने की कोशिश करती, लेकिन मोहन सुमन की एक न सुनता। मोहन को सुमन के जिस्म के साथ खेलने का उसे नशा सवार था। वह रोज उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता और कहता कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी, तुम मुझे बच्चा दोगी। और एक दिन ऐसा हुआ। मोहन उसके साथ करते करते सुमन प्रेग्नेंट हो जाती है। अब उसकी खबर रोमा को भी लग गई थी। रोमा जब गुस्से से सुमन पर चिल्लाती है तो मोहन आकर कहता है कि तू तो मुझे बाप ना बना सकी। तेरी बहन मुझे बाप बना रही है तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है। तुझसे ना सही तो तेरी बहन से ही सही, मैं बाप तो बनूंगा। सुमन रोते हुए कहती है, दीदी मैं जीजू को बहुत रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ हर रोज यह सब किया। मैं मना करती तो भी वह आपको तलाक देने की बात करते और आपको मारते पीटते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता था, इस वजह से मैं चाहकर भी रोक ना पाई। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे यह सब हो गया। सुमन रोने लगती है। रोमा यह सुनकर सन्ने रह जाती है कि मोहन ने दोनों बहनों का फायदा उठाया। रोमा कहती है, तुम्हें जो करना था तुम मेरे साथ करते। तुमने मेरी छोटी बहन के साथ यह सब क्यों किया। अभी तो यह कुंवारी है तो क्या कुंवारी माँ बनेगी। मोहन कहता है, मैं बच्चों को अपना नाम दूंगा और मैं सुमन से भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। बहुत लोगों की दो पत्नियां होती है, तुम दोनों चाहो तो बहन भी हो साथ में रह सकती हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं सुमन के साथ जिस्मानी संबंध मेरा बना रहेगा। यह सुनकर रोमा गुस्से से तिलमिला उठती है और कहती है, अभी देर नहीं हुई है, यह अबॉर्शन होगा और मैं अपनी बहन की शादी किसी अच्छे लड़के से करवाऊंगी, तुम जैसे गिरे हुए इंसान के साथ नहीं। यह सुनकर मोहन गुस्से से भर जाता है और रोमा को मारने पीटने लग जाता है। सुमन रोते हुए कहती है, हाथ जोड़ती हूँ जीजू, मैं यह बच्चा जन्म देने के लिए तैयार हूँ। वह रोती हुई मोहन के सामने हाथ जोड़ती है। मोहन गुस्से से वहां से चले जाता है और शराब के नशे में वह हर रोज आता और सुमन के साथ जिस्मानी संबंध बनाता था। अब तो वह रोमा के घर में रहते हुए भी उसके सामने ही उसकी बहन सुमन के साथ शारीरिक संबंध बनाता। वह रोमा के कमरे में बहुत कम ही जाता। वह सुमन को लेकर कमरे में रहता। उसके गर्भवती होने के बावजूद भी पूरे महीने तक उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाता था। वह दर्द से रोकने की कोशिश करती, लेकिन मोहन को सुमन के जिस्म की आदत लग चुकी थी। रोमा यह देखकर भी कुछ न कर पाती और अब तो समय भी हाथ से निकल गया था। अब कुछ हो भी नहीं सकता था। सुमन का 8वां महीना चल रहा था। रोमा मोहन को समझाती, मोहन सुमन 8वें महीने की गर्भवती है, अब तो उसके साथ यह सब करना बंद कर दो। मोहन कुछ न कहता और अपने कमरे में चले जाता है। यूं ही समय बीतता चला गया और 9 महीने पूरे होने के बाद तय समय पर सुमन ने एक बहुत ही प्यारे से स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, जिसे देख मोहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। रोमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे कैसे क्या किया जाए, क्योंकि मम्मी पापा सुमन के गर्भवती होने के बाद 2 बार यहाँ पर आए, लेकिन कम माँ होने की वजह से
पता नहीं चला और सुमन को भी हमने घर से बाहर जाने से मना कर दिया था। किसी को कानो कान यह खबर पता नहीं चली। हम यह कह देंगे कि यह बच्चा हमने अनाथ आश्रम से गोद ली है। लेकिन मैं सुमन को मोहन से कैसे बचाऊं? मोहन बस सुमन के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए वह काम पर भी कम ही जाता, तो कभी जाता भी नहीं। रोमा सोचती है कि क्यों ना कोई अच्छा लड़का देख करके सुमन की शादी कर दी जाए। यह सोचकर रोमा अपने गांव अपने माता पिता के पास फोन लगाती है और कहती है कि मम्मी पापा, यदि कोई लड़का वहां पर सही मिले तो आप बात करके सुमन की शादी के बाद चलवा दो। सुमन अब बड़ी हो चुकी है, उसकी उम्र शादी की हो गई है। उसकी मम्मी कहती है, हाँ बेटी, हम सुमन के लिए जहाँ लड़का देख रहे हैं, पता चलते ही मैं तुम्हें बताऊंगी। रोमा कहती है, मम्मी यदि यह काम जल्दी हो जाता तो ठीक है। उसकी मम्मी यह सुन घबरा जाती है और कहती है कि क्या हुआ रोमा, सब ठीक तो है ना? रोमा अपने आप को संभालते हुए कहती है, हाँ मम्मी, यहाँ सब ठीक है। मैं तो बस यूं ही कह रही थी कि सही लड़का बार बार नहीं मिलता, इसलिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो रोमा की चट मंगनी पट ब्याह करवा देंगे। मम्मी कहती है कि जैसे ही लड़के के बारे में खबर मिलती है वैसे ही मैं तुम सबको बताऊंगी। यह कहते हुए मोहन सुन लेता है और उसकी आंखें गुस्से से भर जाती है और वह फोन की तार को निकाल कर फेंक देता है और रोमा को धमकी देता है कि यदि सुमन की शादी वह कहीं और करती है तो वह उसे तलाक दे देगा और सुमन को अपने साथ रखेगा।